हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टिकल इन ए बॉक्स को डिस्कस करेंगे। और जो प्रॉब्लम है पार्टिकल इन ए बॉक्स की, उसका एक एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे जब पार्टिकल जो है वो x बराबर -L/2 और x बराबर L/2 के बीच होगा। मीन्स जहाँ पे वॉल्स थी उनको हमने शिफ्ट कर दिया है और लेफ्ट में दोनों वॉल्स को शिफ्ट कर दिया है। देखिए कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कैसे कर रहे हैं कि ये अगर हमारा केस यहाँ हम लें और x बराबर 0 से लेके x बराबर लिमिट थी शुरू में पार्टिकल की, ये केस था जो हम पहला डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या किया, इस वॉल्स को इधर शिफ्ट कर दिया L/2 इधर लेफ्ट की तरफ और इसको भी लेफ्ट में L/2 शिफ्ट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप की प्रॉब्लम हमारी बनेगी, जो एक तरीका से ये मान के चले कि जैसे ही शिफ्ट करेंगे हम तो ये हमारा ऐसा केस बन जाएगा। दिस वन, ये जो ओरिजिन है वो ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया, x बराबर -L/2 और x बराबर L/2। केस वही रहेगा, यहाँ पे v इंफिनिटी और यहाँ v इनफाइनाइट। यहाँ पे जो रहेगा वो v0 होगा। तो रीजन ऐसे बनेंगे जैसे पहले बने हुए थे। ये रीजन नंबर 1, ये रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसे यहाँ पे साई फर्स्ट से नोट करें, यहाँ साई सेकंड होगा और इसे मैं साई से नोट करूंगा और ये हमारा साई थर्ड होगा। केस उसी तरीका से रहेगा, लेकिन हमने क्या किया है केवल और केवल, हाँ, इसमें मैं लेक्चर भी लिखे देता हूँ। ये लेक्चर हमारा जो चल रहा है वो 17 लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। और लिमिट में हमने क्या किया है कि जो हमारी ये वॉल थी इसको हमने L/2 इधर शिफ्ट कर लिया है और इस वाली दीवार को इधर L/2 शिफ्ट किया है। तो अब जो पार्टिकल है वो x बराबर -L/2 से लेके x बराबर +L/2 के बीच है। अब आप इसमें चेंज क्या होगा, मैं क्योंकि कुछ पीछे जो सॉल्यूशन मैंने लिया था उसकी हेल्प लूंगा। तो अगर आपको याद रहा और याद नहीं है तो अपने पीछे नोटबुक देखें, चेक करें। इसका जो सॉल्यूशन था इस वाले केस का, इसका सॉल्यूशन जो हमारा आ रहा था वो यहाँ से हमें चलना होगा। साई एक्स की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, c cos kx प्लस d sin kx। ये हमारी वैल्यू थी वेव फंक्शन की। साई एक्स इजकल टू c sin kx और d cos kx की टर्म्स में हमने लिखा है c cos kx प्लस d sin kx। तो इसमें क्या हमें करना है कि जो हमारा वेव फंक्शन हमने ले लिया है, ये तो हमें जो यहाँ तक सॉल्यूशन था वो यहाँ से जैसे आए थे यहाँ तक वो सेम ही रखना है। इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हमारा चेंज जो आना है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होगा कि अब हम यहाँ कंडीशंस वेव फंक्शन पे क्या लगाएं। यहाँ पे अगर कंपेरेटिव, क्योंकि मैंने दोनों डायग्राम इसलिए बना भी रखे हैं कि मैं कंपेरिजन भी करता चलूँ साथ साथ। तो यहाँ पे वेव फंक्शन की सिचुएशन क्या थी, यहाँ वेव फंक्शन की सिचुएशन थी कि साई जो था हमारा वो x बराबर 0 के ऊपर 0 था, क्योंकि पार्टिकल के यहाँ पाए जाने की जो प्रायिकता है वॉल पे वो 0 होगी, तो वहां वेव फंक्शन 0 होगा। और यहाँ पे कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस थी साई की जो वैल्यू है x बराबर L के ऊपर वो हमारी 0 होगी। अब आपने ये वॉल इधर शिफ्ट कर दी L/2 और इधर वाली जो वॉल है उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो अब आपकी जो वेव फंक्शन की कंडीशन है वो चेंज हो गई। तो यहां तक तो सॉल्यूशंस आपको ऐसे ही चल रहा है जैसे क्या हमने किया था। इसके लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखेंगे। एक चीज मैं सदा ही बताता रहा हूं, फिर से उसे रिपीट कर देता हूं कि जहां भी पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहां वेव फंक्शन 0 हो जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दो रीजन्स ऐसे हैं जिनके अंदर v इनफाइनाइट है। मींस पार्टिकल इसके अंदर ट्रैप हो गया तो ना तो इधर आ सकता है और ना इधर आ सकता है। तो उन रीजन के अंदर जो वेव फंक्शन है वो पार्टिकल का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस रीजन में आएगी, वो हमारे इस रीजन के अंदर फाइनाइट वैल्यू आएगी वेव फंक्शन की। तो यहां से जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है जैसे यहां पे लिखी थी ऐसे ही हमें यहां लिखनी होगी। और श्रोडिंगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो हमने लिया था, जो इस केस में लिया था, उसे यहां तक पहुंचाना है, क्योंकि यहां तक तो सॉल्यूशन आपका वेव फंक्शन का सेम चलेगा। जिन लोगों को कहीं मेंस में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे आईएएस मेंस लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, या पीसीएस मेंस लिखते हैं, या एमएससी के एग्जाम लिख रहे होते हैं, चाहे वो
DU के स्टूडेंट्स हों, JNU में हों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MSc एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, MSc के जो पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में उनमें पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट गेट में भी बहुत बार क्वेश्चन इस पर देखा गया है। तो क्या करता है, केबल और केबल पार्टिकल को वन डायमेंशनल बॉक्स ही रखता है, लेकिन क्या करता है, केबल और केबल शिफ्टिंग कर देता है, शिफ्टिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट। क्या किया, इसको वॉल को इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, और पूछता आप सॉल्यूशन बताइए क्या होगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, तो इसे कैसे हम बढ़ाएं। साथ साथ इसमें मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि के स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ, वो हमारी 2me/h² होगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद होगा, और याद नहीं है तो आप मेरा पीछे का लेक्चर देख लें। कुछ बेसिकली फिजिक्स इंटरलिंक चलती है, तो कुछ ना कुछ मैं हेल्प पीछे से ले लेता हूं, नहीं तो फिर इसमें समय लगेगा हमें। अब हम इसमें क्या करें, वेव फंक्शन पे क्या कंडीशंस लगाएं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शंस पे कंडीशंस हमारी ये होगी कि जब x की वैल्यू हमारी -L/2 होगी, कब होगी, जब यहाँ पे ये दीवार हमारी इधर शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे x बराबर -L/2 जब होगा, तो साई जो होगा -L/2 के ऊपर, जब x की वैल्यू -L/2 होगी तो 0 होगा। ये x बराबर -L/2 पे, क्योंकि पार्टिकल वॉल पे नहीं है, वॉल के अंदर है, मीन्स इस रीजन में है, और इस दीवार पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वेव फंक्शन x बराबर L/2 पे भी 0 होगा। तो दो कंडीशंस हमारी आ गई कि x बराबर -L/2 पे भी 0 होगा और x बराबर L/2 पे भी 0 होगा। तो here we have taken two cases. One is when x is -L/2, then the wave function is 0, and when x बराबर L/2, then wave function is 0. This is nothing rather than it is the consequence that particle is not at the walls of the box, rather than it lie between x बराबर -L/2 and x बराबर L/2, but it is not at the walls of the box. तो हमारे पास में क्या होगा कि इस दोनों कंडीशनों को हम क्या करें, नाउ वी शुड अप्लाई दीज कंडीशंस ऑन द वेव फंक्शन। क्या कर दें, इस कंडीशनों को दोनों को कहां अप्लाई कर दें, ऊपर अप्लाई करें सॉल्यूशन में। जैसे हम इसे सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं, तो यहां से हमारा साई और यहां से जो वैल्यू आएगी वो ले लें, x बराबर -L/2 इजकल टू c cos k, और x की जगह पे क्या रख दें, -L/2 प्लस d साइन k -L/2, और इसको किसके इक्वल करें बच्चों, इजकल टू 0। क्यों, यही तो आपने यहां कंडीशंस में कहा है, साई x बराबर -L/2 पे क्या कर दें, 0 कर दें। दूसरे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, दूसरे सिचुएशंस में आपको करना है कि x की वैल्यू को आप क्या कर दें, L/2 इजकल टू c cos k L/2 प्लस d साइन k L/2। यहाँ k वेक्टर कहलाएगा, L लेंथ ऑफ बॉक्स कहलाएगी, और k बेसिकली एनर्जी का फंक्शन है। यहाँ k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू होगी √2me/h, और k स्क्वायर होगा 2me/h। यहाँ से हम p भी निकाल सकते हैं, पार्टिकल का मोमेंटम भी, क्योंकि h का स्क्वायर k स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2me, और ये बच्चों p स्क्वायर है, p स्क्वायर इजकल टू 2me। तो here we have taken x बराबर -L/2 और x बराबर +L/2, and we have put down the value of x in this solution, and also we have applied the property on the wave function। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है कि वेव फंक्शन कहाँ 0 होगा। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी समझने में। अब इसमें केवल एक ही आपको बात समझनी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप वाकिफ होंगे। हम सब जानते हैं कि जो cos - थीटा होता है वो cos थीटा होता है,
साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। मुझे उम्मीद है कि सब इससे वाकिफ होंगे, 12th स्टैंडर्ड से ही आप शुरू कर देते हैं ये चीजें अप्लाई करनी। साइन माइनस एक्स जो होता है एंगल में वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, और कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। मेरा मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिजिक्स ही ढूंढ रहा हूँ। अभी मैथ की मैं हेल्प ले रहा हूँ, लेकिन मैं ढूंढूंगा फिजिक्स ही कि फिजिक्स हमें क्या सिखा रही है। अभी हमारा सब ये मैथ ही चल रहा है। इस कंडीशंस को मैं जैसे ही यहाँ अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये इस पे अप्लाई करूँगा पहले केस में, तो साई और माइनस L/2 जो ये हमारा बन के आएगा वो बन के आ जाएगा यहाँ से C cos K L/2 माइनस D साइन K L/2। और कंडीशंस हमने कैसे लिए, यहाँ पे ये कंडीशंस लगा दिए, दिस वन। क्यों? ठीक, जो हमारा माइनस थीटा है वो माइनस यहाँ पे माइनस KL/2 होगा, वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस कंडीशन से, और ये वाली कंडीशन यहाँ लगा दी क्योंकि यहाँ थीटा जो बन रहा है वो हमारा KL/2 बन रहा है। साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा रखते हैं, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगला केस हमारा जो है ये भी हमें सब पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होनी है, 0। अगली जो वैल्यू है साई x बराबर L/2 के ऊपर जो वैल्यू होनी है, ये कंडीशंस तो आप हमें कुछ भी नहीं करना, इसमें तो सीधा ही लिख देना है C cos K L/2 प्लस D साइन K L/2 इजकल टू 0। इसको भी 0 कर लें क्योंकि यहाँ पे भी x बराबर L/2 पे हमें 0 करना है वेव फंक्शन को, और x बराबर माइनस L/2 पे भी 0 करना है, तो दोनों जगह हमने 0 कर दिया। यहाँ पे भी इन दोनों कंडीशनों को, ये कंडीशंस जो यहाँ पे सॉल्यूशन थे, ये दो कंडीशंस हमने अप्लाई की, सॉल्यूशन हमने ले लिया। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी समझने में। हमने कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं, केवल और केवल अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें एक ही महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं कि आप इसमें सॉल्यूशंस केवल और केवल D साइन के एक्स नहीं रख सकते। मैं इस पर भी डिस्कशन दूंगा कि जैसे ही हम यहाँ से और इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ सॉल्यूशन हमारा साइन के एक्स सॉल्यूशन था। अब मैं आपको यहाँ पे ले जाऊंगा तो यहाँ मुझे पता चलेगा कि सॉल्यूशन साइन के एक्स भी है और कॉस के एक्स भी है। और यहाँ पे जो मैं लगातार एक चीज कहता रहा हूं उसी को फिर से रिपीट कर देता हूं कि वेव फंक्शन जैसे ही कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, पार्टिकल की डायमेंशंस चेंज होती हैं, लेंथ चेंज होती है, तो वेव फंक्शन भी चेंज होता है। जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट को चेंज किया, कोऑर्डिनेट की आपने शिफ्टिंग कर दी, तो आपका वेव फंक्शन तुरंत चेंज हो गया। अब देखेंगे हम कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन लें। एक बार क्या करें बच्चों, इक्वेशन में मैं यकीन नहीं करता कि इक्वेशन नंबर डालूं 1 2 3 4, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों को जानने में। मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि एक बार इनको ऐड किया जाए और एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो एक बार क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिंग। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखें कि यहां से क्या हमें मिलता है, 2C cos ऐड के बाद कौन सी, चलो इनको 1 और 2 में दे देता हूं क्योंकि आपको पता रहे कि ऐड किसका कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, 1 - 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ एक बार ऐड करें और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों काम कर दें। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऐसा करें, या तो इसमें से इसको कर दें चाहे इसमें से इसको कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से 2D साइन KL/2 इक्वल टू 0। देखें
कुछ और तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आपके पास विकल्प क्या हैं, उन पर सोचने का प्रयत्न करते हैं कि आप पे विकल्प क्या है। आपको इन कंडीशनों का पालन करना ही होगा। अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है और डायमेंशंस जहां पे वो बॉक्स के अंदर है वहां x की वैल्यू -l/2 से +l/2 के बीच है, तो आपको इन कंडीशनों का पालन करना ही होगा, इन कंडीशंस का। अब आप पे विकल्प क्या है? आपको इन कंडीशनों का पालन करते हुए आपका कॉन्फिडेंस इस रिजल्ट पर आकर सीमित हो गया। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर इन कंडीशनों का पालन करना चाहते हैं तो आपको इन कंडीशनों का पालन कराना होगा पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर। मींस पार्टिकल इन कंडीशनों को पालन करेगा ही। अगर उसे क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो अगर पार्टिकल कर रहा है तो वो ये कंडीशंस उसको ऑलवेज फॉलो करनी ही होंगी। अब आप क्या है कि 2 को आप 0 ले नहीं सकते, 2 तो 0 है नहीं, तो आप इसको यहां से क्या कर सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं क्योंकि 2 इज नॉट 0। अब अगर दोनों कंडीशनों को, चलो मैं इसको इक्वेशनों में कन्वर्ट कर देता हूं कुछ देर के लिए, तो इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना लेता हूं। अब आप देखें कि इन कंडीशनों को आप कैसे, चारों कंडीशंस हमारी चारों जो वैल्यू हैं यहाँ क्या क्या हैं ऐसी जो चेंज हो सकती हैं। C ये चेंज हो सकता है, cos kl/2 ये वैल्यू चेंज हो सकती है, D ये चेंज हो सकता है और sin kl/2 चेंज हो सकता है। आपको सॉल्यूशंस को सेव करना है और इन दोनों कंडीशनों को ऑल द टाइम ओबे कराना है। अब मैं कंडीशंस लेकर चलता हूं और देखो सबसे पहले एक कंडीशंस को रिजेक्ट करता हूं। अगर मैं इन कंडीशनों को 3 और 4 को मैं ओबे कराना चाहता हूं कि ये दोनों कंडीशंस ओबे हो जाएं, तो मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प एक भी हो सकता है कि मैं C और D को दोनों को 0 कर दूं। इफ जैसे ही मैं C और D दोनों की वैल्यू को 0 लूंगा, ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो ही जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0 को इसके साथ में तो 0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता चलेगा मैं ऐसा कर नहीं सकता। आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते? कि अगर मैंने इन दोनों को 0 ले लिया तो मेरा वेव फंक्शन ही 0 हो गया, क्योंकि यहां C भी 0 यहां D भी 0, तो साई x ही 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कह दिया कि वेव फंक्शन 0 है अगर मैं लेता हूं तो, और वेव फंक्शन 0 है नहीं क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। तो आपके पास ये चॉइस नहीं है, तो आपने इस चॉइस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आपके पास अगली चॉइस क्या है? अगली चॉइस आपके पास, पहले मैं उन चॉइसों को रिजेक्ट करता हूं जो कभी संभव हो नहीं पाएंगी। पहली चॉइस आपके पास खत्म हो गई। अब दूसरी चॉइस आपके पास ये भी हो सकती है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि cos kl/2 और sin kl/2 को दोनों को 0 ले लें एक ही साथ। क्या करें कि इन दोनों को ही एक साथ 0 कर दें। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रिलेशंस है उसको सुने ध्यान से, इनके बीच एक रिलेशंस होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप थीटा की वैल्यू को kl/2 ले लेते हैं इन केस, तो यहां से वैल्यू हो गई cos स्क्वायर kl/2 प्लस साइन स्क्वायर kl/2 बराबर 1। अब आपने क्या किया, इसको भी 0 ले लिया, इसको भी 0 ले लिया, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और आना चाहिए था ये 1। तो आप इसका कहां पालन कर रहे हैं? तो ये दोनों कंडीशंस एक साथ 0 हो ही नहीं सकती, ये कभी भी एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकती। क्या आप इसको भी 0 कर दें उसी एंगल पे? सवाल यह है, सेम थीटा पे नहीं हो सकता, उसी थीटा पे नहीं हो सकता ऐसा। तो आपके पास ये चॉइस भी खत्म हो गई, आप एक साथ नहीं कर सकते। बात समझ आती है? यहां तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? मैं रब कर सकता हूं। इधर मैं जाना नहीं चाहता पीछे, क्योंकि फिर मुझे जहां तक पता चलता है
जो कैमरा का परव्यू होता है उसमें कहीं ना कहीं मैं बाहर निकल जाता हूँ। कल मैं देख भी रहा था वीडियो में, तो कोशिश करूंगा कि इसको रब कर लूँ। अगर यहाँ कोई दिक्कत ना हो तो मुझे बताएं, मैं आगे डिस्कशन यहीं से दूंगा। तो इसमें डिस्कशन में क्या है बेसिकली कि जो कंडीशंस हमारी हैं, इन दोनों कंडीशनों को एक साथ हम कैसे ओबे कराएं। अब ये हमारे पास एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं इस पजल को। जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा और एक वैलिड वेव फंक्शन भी पता चल जाएगा हमारा कि हमें किस इंस्टेंट के ऊपर कौन सा सॉल्यूशन रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। कंडीशंस की दुनिया में लगातार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से तैयार रखना है आपको और समझ के भी रखना है। तो इसमें अगर हम दोनों कंडीशनों को ओबे कराना चाहते हैं तो क्या हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, अब उस पर विचार करें। दो विकल्प हमने लेफ्ट कर दिए, वो दोनों विकल्प उचित नहीं थे। ना तो हम सी और डी दोनों को जीरो ले सकते हैं क्योंकि उसने किस चीज का पालन नहीं किया, उसने साई को जीरो कर दिया ऑल द टाइम। और आप कह रहे हैं पार्टिकल बॉक्स में तो साई ऑल द टाइम जीरो नहीं हो सकता। अब आपके पास दूसरा विकल्प आपका क्या बन के आता है, दूसरा विकल्प आपके पास ये बन के आता है कि दोनों को आप जीरो ले लें, साइन के L/2 को, कॉस के L/2 को, एक ही सिचुएशन में, जो कि आप नहीं ले सकते। तो बेस्ट क्या है कि सारी कंडीशंस ओबे हो जाएं। इसमें बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जब हम डी को जीरो लें, देखो बेस्ट देखें और मैं उसे फिर डिस्कस करूंगा। बेस्ट हमारा यह है कि जब हम डी को जीरो करें और डी हमारा जीरो हो जाए, उस समय पे हमारा डी जीरो होगा तो साइन के L/2 की जो वैल्यू है वो डी जीरो हो तो साइन के L/2 जीरो ना हो उस समय। और जब हमारा क्या हो, सी जीरो हो, उस समय हमारा कॉस के L/2 जीरो ना हो। देखें इस स्टेप को फिर से समझें, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने क्या किया, एक ही इंस्टेंट के ऊपर डी को भी जीरो कर दिया और साइन के L/2 को भी जीरो कर दिया, तो क्या किया, आप ऐसा ना करें, बल्कि आप कैसा करें, जब आप सी की वैल्यू को जीरो लें तो उस समय पे आप साइन के L/2 को जीरो कर दें और डी जब हम जीरो करें तो कॉस के L/2 को जीरो कर दें। मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा, कुछ को बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, आप देखें बोर्ड को। जब हमारा जो केस है, अगर सी को हम जीरो ले लेते हैं या सी जीरो अगर हो जाता है और साइन के L/2 उसी इंस्टेंट पर जीरो हो जाता है, तो उससे हमारा सॉल्यूशन बच जाएगा। कैसे बचेगा कि सी के जीरो होने से तो ये वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि सी जीरो करेंगे और जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। जब हम सी को जीरो कर रहे हैं तो इसको जीरो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसको जीरो कर दें, साइन के L/2 को जीरो कर दें। तो जिससे क्या हो, सी जीरो होने की वजह से तो ये टर्म जीरो हो जाए और उसी इंस्टेंट पे साइन के L/2 जीरो होने से ये टर्म भी जीरो हो जाए। और दूसरा विकल्प हम क्या करते हैं कि जब हम डी को जीरो करें तो फिर कॉस के L/2 जीरो हो जाए, जिससे क्या हो कि डी के जीरो होने से तो ये टर्म जीरो हो जाए और कॉस के L/2 के जीरो होने से ये टर्म जीरो हो जाए। तो हमारी सारी कंडीशंस सॉल्व, हमारी जो ये पजल है, जो हमारे आगे एक चैलेंज है कि सारी कंडीशनों को कैसे लेके चलें, तो आपने विकल्पों पे विचार कर लिया। क्या किया कि आप सी और डी को एक साथ जीरो नहीं कर सकते, वो विकल्प आपने छोड़ दिया। दूसरा विकल्प आपने क्या छोड़ दिया कि एक ही इंस्टेंट पे कॉस के L/2 और साइन के L/2 दोनों जीरो नहीं ले सकते, वो विकल्प भी छोड़ दिया। तो अब आपके पास बेस्ट विकल्प क्या बचे, बेस्ट विकल्प आपके पास ये है कि जब सी जीरो हो तो हमारा साइन के L/2 जीरो हो जाए और जब डी जीरो हो तो कॉस के L/2 जीरो हो, जिससे हमारे सॉल्यूशन सेम रहे, तो हमारी कंडीशंस ओबे हो जाएंगे। अब यहां से हमें मिलेगा क्या, उसको भी सुने। उसको सुनना यह है हमें कि ये जब हम ये कंडीशंस लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, और ये कंडीशंस लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। सी अगर हमारा, सी की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं जीरो, तो सी की वैल्यू जब हम जीरो लेकर चलते हैं और साइन के L/2 को जीरो ले रहे हैं, तो आप ये देखें कि इसे जनरलाइज करने के लिए हम यहां क्या ले लें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम डी की वैल्यू को जीरो ले रहे हैं
तो cos के L/2 इसको क्या लें और ये 0 भी बना रहे। बस मुझे ये बताएं एंगल में हम क्या लेके चले। मैं हिंट कर रहा हूं, क्या लू, क्या लेना है? हाँ जी, सबसे अच्छा होगा कि हम इसे n π/2 ले लें, लेकिन क्या करें, n की वैल्यू को यहां कैसे वैल्यू दें, 2 दें, 4 दें, 6 दें, इस तरीका से। देखें अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है? ये इवन वैल्यूज पे होगा ऐसा, इवन वैल्यू ऑफ n। क्यों कि अगर हमने ऐसा किया और n की वैल्यू को हमने 2, 4, 6 वैल्यू देनी शुरू की तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी sin π, sin 2π, sin 3π, ऐसे ही तो मिलेगा। और वो सारे कैसे बनते जाएंगे? 0 बनते जाएंगे। गेट माय पॉइंट? तो ये हमें रिजल्ट हमारा सही हो गया। यहां पे भी हम क्या करें, यहां पे n π/2 ले ले, लेकिन यहां जब ये वैल्यू दें तो यहां पे n की वैल्यू को क्या लेकर चले, 1, 3, 5, 7, ऑड वैल्यू ऑफ n। यहां से हमें क्या मिला, अगर हम दोनों रिजल्टों से लेकर चले तो यहां से हमें यह पता चला कि KL/2 की वैल्यू दोनों ही केसों में क्या है, n π/2, चाहे हम ऑड लें चाहे इवन लें, क्योंकि KL/2 यहां से भी n π/2 आ रहा है और यहां से KL/2 यहां से भी n π/2 आ रहा है। कंपेरिजन तो करना जानते ही होंगे। तो यहां से 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हुआ और KL की वैल्यू कितनी आ गई, n π। उसके बाद क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, k² L² इजकल टू n² π²। और k² हमने क्या ले रखा था बच्चों, 2m en/h क्रॉस² L² बराबर n² π²। यहां से एनर्जी आइगन वैल्यू ले लें, En पता चल गया। कितनी हो गई एनर्जी, मैं इसे रब कर दूं, तो एनर्जी यहां से हमें ऑब्टेन हो जाएगी En इजकल टू n² π² h²/2ml²। और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो कि इवन ऑड सभी वैल्यू कवर हो गई इसमें। आप कहेंगे सर कैसे पता चला, दोनों यहां से इवन वैल्यू कवर हो रही थी जब हम इसको ले रहे थे और यहां से हमारी ऑड हो रही थी, दोनों ही एक्सप्रेशंस कवर हो रहे थे। तो n यहां पे क्या होगा, ऑड इवन दोनों वैल्यू रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी आइगन वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी ऐसे ही थी, अगर इस बॉक्स के लिए अगर आप एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते तो अब भी कितनी आई थी, n² π² h²/2ml² थी, ये यहां आ गई। एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वजह इतनी बात सोचने से भी बहुत अच्छा था कि हम इतने पे भी एनर्जी का आंसर दे सकते थे कि एनर्जी केवल लेंथ पर निर्भर करती है और आपने जो लेंथ है बॉक्स की उसको चेंज नहीं किया। क्या बदला है, केवल और केवल शिफ्टिंग किसकी की है, केवल और केवल दीवारों की पोजीशन को शिफ्ट किया है, बॉक्स की लेंथ को चेंज नहीं किया। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज सेम आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट पैटर्न समझें। साई एक्स का सॉल्यूशन बच्चों हमने क्या ले रखा था, साई एक्स किसके बराबर था, c cos kx प्लस d sin kx।
ये हमारा सॉल्यूशन था। अब ये सॉल्यूशन को इसको दो पार्टों में समझा जाए। इसको सॉल्यूशन को psi1x कह दिया जाए, c cos kx कह दिया जाए उसे, और psi2x वेव फंक्शन दूसरा ले लिया जाए और उसको कहा जाए d sin kx। क्यों? psi x खुद c1 जो हमारा दो वेव फंक्शनों का सुपरपोजिशन से बना हुआ है। अब इनमें क्या है कि हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन किस उसके लिए गया। तो आप बताएं कि c cos kx को सॉल्यूशन में n की किस वैल्यू के लिए लूं। और यहां पे हम सब ये भी जानते हैं, मैंने बताया अभी ये बार बार, कि यहां पे होता है n पाई अपॉन l। अब हमारी प्रॉब्लम कहां आके टिक गई कि अब हमारी केवल एक प्रॉब्लम इसमें बची कि इस सॉल्यूशन को n की किस वैल्यू के लिए लिया जाए और इस सॉल्यूशन को किस वैल्यू के लिए लिया जाए। मींस ऑड पे कहां, ऑड वैल्यू के लिए। अब आपको क्वेश्चन क्या है उसको सुने। ये मैंने दो अलग अलग वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन से psi x माना, एक ऑड के लिए और एक इवन वैल्यू के लिए। अगर आप इस सॉल्यूशन को चेक करना चाहते हैं, अब आप बताएं हमें चेक क्या करना है, n इवन कहां रखना है और n ऑड कहां रखना है, कौन से सॉल्यूशन में। ये आपका क्वेश्चन है। कोई बताएगा क्लास में? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता पाए कि कॉस का सॉल्यूशन कहां लिया जाए, साइन कहां लिया जाए, और कैसा आप चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कहां कब वैलिड रहेगा, ये वाला कब रहेगा, ये कहां रहेगा, कैसे चेक करेंगे? शॉर्टेस्ट मुझे चाहिए कि शॉर्टेस्ट हम कैसे बताएं कि ये सॉल्यूशन कब होगा और ये कब होगा। आया हो क्वेश्चन है, गेट में कई बार आ चुका है। हाँ जी, सपोज कि आप चेक करना चाहते हैं तो एक ही काम सबसे बेस्ट है। आप कंफ्यूज हो गए, अब आपको नहीं पता है कि हमें कहां देखना है। मैं हाँ जी, क्या करूं? एक्स की वैल्यू रख लूं? आपको क्या करना होगा, आप एक एक वैल्यू रख के चेक कर लो। जैसे आप यहां पे क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को चेक करना है तो आप क्या करें, पहले ये देख लें कि n की वैल्यू को आपने रखा 1 इस सॉल्यूशन में, और x की वैल्यू को रख के देखें कि x की वैल्यू रखी l/2। आप देखें कि वेव फंक्शन ये वाला 0 हुआ या ये वाला 0 हुआ। क्यों? ये हमारा l/2 के ऊपर वेव फंक्शन हमारा 0 हो जाना चाहिए। देखें कौन सा 0 हुआ, देखें रख के। आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, ये 0 हो रहा है। ये कहां 0 हो रहा है? जब n को यहां 1 रख दोगे, x को l/2 तो sin π/2 जो है 1 आ गया। ये कहां 0 हुआ? 0 तो ये हो रहा है। n बराबर 1 पे सॉल्यूशन ये 0 हो रहा है और 0 होना चाहिए, क्योंकि x बराबर l/2 पे पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? 1, n बराबर 1, n बराबर 3, n बराबर 5/2 पर ये सॉल्यूशन 0 हो रहा है x बराबर l/2 रखने पे। इसका मतलब क्या हुआ कि psi x की जो वैल्यू है वो हमारी c cos n pi x अपॉन l सॉल्यूशन होगा। कब होगा? ऑड वैल्यू के लिए। और जब आप एक चीज को तय कर पाए तो दूसरे पे सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इवन के लिए हो गया। आपको बस एक ही चेक करना होगा। हाँ शुभम, आज कैसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, मास्क लगाए हुए बैठा है। ठंड हो रही है? इतना ठंड मत माने भाई। हाँ जी, नहीं पहुंच पाई बात तक? क्या कंक्लूजन आ गया कि n बराबर 1, 3, 5 इन वैल्यूओं पर सॉल्यूशन हमारा क्या बन के आएगा? psi x इजकल टू c cos kx या c cos n pi x अपॉन l। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, यही आता है पेपर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ऑड वैल्यू के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? cos। और
इवन के लिए चाहे तो चेक कर ले, एक वैल्यू पे देख लेना, बाकी आपको आगे का तो आइडिया लग ही जाएगा। जब एक पे हो जाएगा तो आगे का क्रम भी वही रहेगा। आपने सॉल्यूशन लिया साई एक्स इजिकल टू सी साइन, देखो अब मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र दिए दे रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। आपको क्या करना है कि आप क्या कहां कंफ्यूज हो सकते हैं, एक चीज पे तो कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए कि x बराबर 0 से लेके x बराबर l के बीच सॉल्यूशन साइन होता है। जब x की लिमिट -l/2 और l/2 हो जाती है, बॉक्स की वॉल शिफ्ट हो जाती हैं, तो सॉल्यूशन कोसाइन और साइन होता है, दोनों ही होते हैं। अब आप इस पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑड और इवन वैल्यू पर कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका वो है कि एक सॉल्यूशन पहले ये मान के चलना कि आप आंसर मार्क कर रहे हैं तो n की वैल्यू को एक वैल्यू दे देना, 1 दे देना, और x बराबर l/2 पे जो सॉल्यूशन 0 हो जाए, जैसे cos 0 होगा x बराबर l/2 पे, n बराबर 1 पे, इसका मतलब ये वैलिड सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि ऑड वैल्यू पे जो सॉल्यूशन होना है वो cos होना है और इवन पे हमारा साइन होना है। आप इसका रिवर्स करना चाहे तो रिवर्स करके देख ले, जैसे आपने क्या वैल्यू दी इसको चेक करना है, n की वैल्यू को आपने 2 दे दिया और x की वैल्यू आपको l/2 रखनी है और साई देखना है कि 0 हुआ या नहीं हुआ। आप देखें हो गया 0, क्यों, साइन 2πx अपॉन l और x को l/2 करोगे तो साइन पाई बन गया और साइन पाई 0 होता है, इसका मतलब वैलिड सॉल्यूशन है। अभी भी नहीं पहुंचे? तो साई x की जो वैल्यू है वो हमारी वैलिड सॉल्यूशन हो गई और साई l/2 पे ये हमारा 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 पे हमारा ये सॉल्यूशन रहेगा और 2, 4, 6 पे सेम सिचुएशन रहेगी, चाहे फिर उस पर चेक कर लो, 4 रख के देखोगे तो यहां पे जो साइन 2π बन जाएगा, x बराबर l/2 पे साइन 2π भी 0 होता है। जब आप n की वैल्यू को 6 रखेंगे तो साइन 3π बनेगा, वो भी 0 होता है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इस केस के अंदर एनर्जी आइगन वैल्यू को कहता है कि अगर हम लेंथ की पोजीशन को शिफ्ट करते हैं तो कहेगा, देखो कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, देखें मैं क्वेश्चन बना के बताता हूं। क्वेश्चन बनाएगा कि आपने पोजीशन शिफ्ट कर दी वॉल्स की, कहता है आप बताइए वॉल की पोजीशन शिफ्ट की लेकिन बॉक्स की लेंथ को सेम रखा, क्या बदल जाएगा? तो वहां पे आंसर देगा आपको एनर्जी चेंज हो जाएगी, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, दोनों ही चेंज हो जाएंगे, इनमें से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपको आंसर वहां मार्क करना होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी, वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। एक पार्टिकल इन ए बॉक्स के अंदर सॉल्यूशन होता है, साइन सॉल्यूशन होता है, कॉस सॉल्यूशन होता है, साइन कॉस दोनों सॉल्यूशन होते हैं, या कुछ नहीं कह सकते। मैं आपसे कहूंगा आप कहें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपने डायमेंशन को नहीं बताया कि पार्टिकल कहां है। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि साइन कॉस दोनों सॉल्यूशन होंगे, जब तक नहीं कहेंगे जब तक आपको ना दे दे कि एक्स के लिए बता दे कि वॉल कहां है। अब कहता है कि एक्स की वैल्यू -l/2 से l/2 के बीच है, सॉल्यूशन क्या होगा? साइन और कॉस दोनों सॉल्यूशन होंगे। फिर थोड़ा और अलग से पूछेगा, साइन सॉल्यूशन कब होगा? जब n की वैल्यू इवन होंगी। कॉस सॉल्यूशन क्या होगा? ऑड होंगी। और अगर ये सब चीजें सीख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हो। नहीं सीख रहे तो फिर गड़बड़ हो रहा है सब कुछ। लेंथ केवल और केवल जो डिसाइड करेगी, अगर बॉक्स की लेंथ सेम रहती है, कोऑर्डिनेट जो चेंज करेंगे वो वेव फंक्शन को चेंज करेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बॉक्स की लेंथ तय करती है एनर्जी आइगन वैल्यू। बात को समझ रहे हैं? अब कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपको ले जाता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे और देखता हूं उसमें आप क्या जवाब देंगे। ये हमारी बहुत मेहनत का फल था। वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ एनर्जी हेयर। हमारे पास क्वेश्चनों को सॉल्व करने के 100 ट्रिक भी होते हैं। आप कहेंगे सर कोई ऐसा ट्रिक दे दो कि इसमें हमें कुछ ना करना पड़े, हमें आंसर मिल जाए।
तो मैं देखो एक ट्रिक तो मैं ऐसा देता हूं कि आपको इतनी सारी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल उस ट्रिक से क्वेश्चन निकल जाएगा। और कितना? केवल 2 लाइन के अंदर। ये मेहनत की जरूरत नहीं। लेकिन बेस्ट फिजिक्स यही होती है जिसमें क्या होता है, हमें एक एक कंसेप्ट पता होता है कि कैसे चीजें इलोबरेट होती हैं। देखिए मैं उस ट्रिक को बताता हूं, और इस वीडियो का एक काम आपको करना है, इसमें मैं होमवर्क में आपको दिए देता हूं कि इस केस के अंदर वेव फंक्शन ट्रेसिंग बताएं खींच के। हाँ जी। हाँ ट्रेसिंग करो। n बराबर 1 में सॉल्यूशन को, n बराबर 1 में कौन सा सॉल्यूशन है? कोसाइन सॉल्यूशन है, तो कॉस की ट्रेसिंग करो। और जो हमारा x बराबर -l/2 और +l/2 पर जो सॉल्यूशन है, जो वेव फंक्शन है, वो 0 हो जाए, और जो सॉल्यूशन है उनमें वैल्यू पुट करके और उस पर ट्रेस करके देख दो। इसमें कौन सी बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत मुश्किल नहीं। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं इसका, क्योंकि बहुत लंबा समय इस पर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आपको इसका बहुत जल्दी से शॉर्ट ट्रिक बता दूं, और शॉर्ट ट्रिक को फिर इस पर अप्लाई करके देखना कि वो काम किया या नहीं किया। शॉर्ट ट्रिक ये है कि वेव फंक्शन, हमें पता है कि पार्टिकल इन बॉक्स का वेव फंक्शन क्या होता है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं तो सोते जागते वेव फंक्शन पार्टिकल इन बॉक्स का ये आपको याद ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है कि सॉल्यूशन को देखो मैं कैसे बदलता हूं। इस सॉल्यूशन को, ये था हमारा जब पार्टिकल 0 और l की डायमेंशन के बीच था। मींस पार्टिकल कहां कहां था? 0 से आगे था और l से पीछे था। 0 और l पे नहीं था। 0 और l पे क्या थी? 0 और l पे तो दीवारें आ गई। दीवारों पे पार्टिकल है नहीं, उसके अंदर है। पार्टिकल ऑन ए बॉक्स मत कर देना, पार्टिकल इन ए बॉक्स है, अंदर है। कभी ऑन और इनमें ही सारा गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे बदलोगे आंसर इसका तेजी के साथ? कैसे बदला? यहां से सपोज किया पार्टिकल यहां था x दूरी पे, आपने इस दीवार को यहां से इधर ले आए। क्या किया आपने? इस दीवार को यहीं पे दिखाई दे रहा हूं मैं डॉटेड से। अब पार्टिकल जहां यहां x पे था, इस दीवार को यहां लाने पे कहां चला गया? देखें क्या बढ़ गया इसमें। अब ओरिजिन यहां पर रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया, तो ये l/2 इसमें और ऐड नहीं हो जाएगा? यहां पे ऐड कर दो। क्या बन गया? इतना काम नहीं कर सकते? क्या हुआ था? जब पार्टिकल बॉक्स के अंदर था, यहां से x डिस्टेंस पर सपोज किया यहां था, तो वेव फंक्शन ये था। अब इस दीवार को आपने हटा के यहां से यहां ले आए। अब पार्टिकल कहां है? अब ये डिस्टेंस यहां से x की बजाय इसमें l/2 और ऐड हो गया ये वाला। तो कितनी डिस्टेंस हो गई है पार्टिकल की दीवार से? लेफ्ट वाली से x + l/2 हो गई। नहीं हुआ ऐसा? और मैं श्योर हूं एक चीज में कि जैसे ही अब आप n की वैल्यू को 1, 3, 5 ये देना शुरू करोगे तो कोसाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो नहीं बना क्या? बताओ। जैसे ही मैं n बराबर 1 यहां लूंगा तो ये मेरा sin πx/l + π/2 बन जाएगा, और sin π/2 + थीटा cos थीटा होता है। नहीं पहुंचे? तो सॉल्यूशन क्या बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया √2/l cos n πx/l। इससे जल्दी कहां से सॉल्यूशन लाओगे? मुझे तो नहीं लगता इससे कोई कहीं से भी रिजल्ट आ सकता है इसका। आपने क्या किया? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का ही केस लिया
और केवल क्या किया यहाँ, x को x प्लस एल बाई टू से रिप्लेस कर दिया। क्या कहते हुए कि ये दीवार आपने यहां से जब पार्टिकल x यहां पे था, जब इस दीवार को यहां शिफ्ट कर दिया एल बाई टू, तो पार्टिकल x प्लस एल बाई टू डिस्टेंस पर हो सकता है। बात नहीं समझ पाए? जैसे ही आपने ऐसा किया और n की वैल्यू को आपने 135 ये वैल्यू देनी शुरू की, ऑड वैल्यू ऑफ इंटीजर ये वैल्यू देनी शुरू की, तो सॉल्यूशन आपका कोसाइन बन गया। तो आपका कॉस सॉल्यूशन होता है कब, जब n ऑड होता है। और जब आप इसमें n बराबर 2, 4, 6 रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहां से साई एक्स इजकल टू √2 अपॉन एल। और देखिए यहां से जब हम x की वैल्यू n की वैल्यू को 2 रख देंगे तो यहां पे ये क्या बन के आएगा हमारा, साइन पाई एक्स अपॉन एल प्लस n की वैल्यू को 2 रख रहे हो, पाई हमारा क्या बन के आएगा, पाई आएगा। साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल प्लस क्या बना, पाई, वो साइन ही बन के आएगा। ये नहीं जानते, साइन पाई प्लस थीटा सपोज क्या निकालना चाहते हो तो आपको कैसे मिलेगा, साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा। एक बार चेक कर लो इसे फिर से, देखें, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस, यहां से रखें वैल्यू, एन की वैल्यू को कितना रख रहे हैं, 2, और यहां पे 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 पाई अपॉन एल इंटू एल बाई 2 होगा। तो यहां से ये पाई बाई 2 आया है, हाँ एल से एल कैंसिल होगा। तो देखें, ये तो चेक करके देखें बना या नहीं बना। सर वैसे भी तो sin 180 प्लस थीटा करते हैं तो सर वो sin थीटा ही आता है। देखिए माइनस चिन्ह शायद इसमें कवर हो रहा है सर माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना सर। हाँ, तो साइन पाई प्लस थीटा जो बन रहा है वो साइन पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा आ रहा है, ये तो 0 बन गया, और कॉस पाई यहाँ -1 बन गया। सर माइनस sin थीटा। ठीक है, कोई बताएगा कि माइनस आ गया तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा? हाँ जी, कोई बताए क्लास में? हाँ जी, कोई है क्लास में ऐसा बच्चा बताने वाला? बेसिकली क्या होता है, हाँ ये तुम कर्व से सीखोगे इस चीज को, कर्व ट्रेसिंग में पता चलेगा तुम्हें। इसलिए मैंने कर्व ट्रेसिंग के लिए आपको काम दे रखा है कि आप इसकी कर्व ट्रेसिंग भी खींचनी है आपको, प्लेटफॉर्म में पता चल जाएगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन एक चीज मैं महत्वपूर्ण यहाँ बताने वाला हूँ कि आपके लिए माइनस और प्लस केवल इस फॉर्म में होते हैं कि जब आप कर्व ट्रेसिंग कर रहे हैं तो कर्व हमारा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऊपर और नीचे जाने में कम, हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता ज्यादा, हमारा इंटरेस्ट होता है सतह मॉड साई स्क्वायर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में हम देख रहे थे, तो पार्टिकल इन बॉक्स के अंदर भी हम क्या देख रहे थे कि वेव फंक्शन जो था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाता था, यहां भी जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रखेगा। लेकिन हमारी जो प्रायिकता है वो मॉड साई स्क्वायर से डॉट होती है, और मॉड साई स्क्वायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें देखना क्या है, जो हम कर्वों में जाना चाहेंगे, जो इसकी ट्रेसिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी। ट्रेसिंग कैसे होंगी कि आप इसके अंदर जो पार्टिकल इन बॉक्स था 0 से लेकर एल तक, उसकी ट्रेसिंग हम कर चुके हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा क्या सिमेट्रिकल वही करवाते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने का प्रयास करूं, एक चीज और भी बताऊंगा कि अगर हम यहां सॉल्यूशंस के अंदर दूसरा हमारे पास एक विकल्प और भी था इसी सॉल्यूशन में, मैं उसे भी डिस्कस करे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यहां x प्लस एल बाई टू ना लेके x माइनस एल बाई टू ले लूं तो क्या दिक्कत है, और अगर x माइनस एल बाई टू लूं तो उसका क्या मतलब है, दोनों का कुछ मतलब है। बताएं, अगर मैं x यहां पे x को x प्लस एल बाई टू ले लूं तो उसका क्या मतलब है, अगर मैं x माइनस एल बाई टू ले लेता हूं तो उसका क्या मतलब है, कोई बताएगा क्लास में? कोई बताए? कोई नहीं बता पा रहा।
x प्लस एल बाई टू तो मैंने बता दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं x माइनस एल बाई टू लूं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां से x माइनस एल बाई टू की डिस्टेंस बनेगी वो बतानी है। कौन सी? यहां से बताएं x माइनस एल, ये अगर यहां से यहां x था तो x माइनस, और यहां से यहां ये x प्लस एल बाई टू बना। हाँ जी, यहां से यहां कितनी डिस्टेंस आएगी फिर ये वाली, ये बताएं ये कितनी बनेगी? हाँ जी, कोई बता पा रहा है क्लास में? इसको जो हमारा पार्टिकल था, आप ये मान के चलें कि अभी x बराबर एल पे ना होकर यहां इधर शिफ्ट हो चुकी है। कहां? जब ये दीवार आपकी इधर शिफ्ट होकर आई है तो ये भी तो शिफ्ट हुई है, ये भी तो यहां कहीं आएगी। और पार्टिकल को आप यहां से यहां मान के चले कि पार्टिकल यहां से यहां x डिस्टेंस पे है ये, तो यहां से दीवार से बताएं ये डिस्टेंस कितनी होगी? कोई बताए क्लास में? कोई नहीं बता पा रहा। ये ऐसा केस बन रहा है कि अगर हमारी देखो ये केस है हमारा कि दीवारें हमारी देखो ऐसे बनी है। अब ये x बराबर माइनस एल बाई टू है और ये x बराबर एल बाई टू है। पहली सिचुएशन कैसी थी? पहली सिचुएशन ऐसी थी हमारी, दिस वन। इस दीवार को हमने इधर शिफ्ट किया है, इस वाली को यहां किया है। जैसे ही आप यहां से डिस्टेंस को बदलते हैं तो यहां से भी रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस चेंज होगी। आप ऐसा ना सोचें कि वहां से डिस्टेंस उतनी रहेगी, नहीं तो पता फिर क्या होगा। अगर आपने उस दीवार को वहीं रखा तो फिर आपकी जो बॉक्स की लेंथ है वो बेसिकली एल नहीं रहेगी। आपने क्या किया, इस दीवार को तो यहीं रखा और इस दीवार को यहां उठा कर रख दिया। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। तब ये जो लेंथ है बॉक्स की वो आपकी 3l/2 हो जाएगी। क्यों? ये तो l सच रहा और l/2 यहां से बढ़ गया। तो आप फिजिक्स को ऐसे भी सोच के चलना कि उस रेफरेंस पॉइंट को जो आपने एक शिफ्ट किया है तो दूसरे को भी चेंज करो। हमारे पास जैसे ही वेव फंक्शन चेंज हो रहे होते हैं, मैं एक चीज बताने का प्रयास करता हूं और उसे समझाने का भी प्रयास करता हूं कि पार्टिकल जब हमारा किसी बॉक्स के अंदर होता है और जाकर टकराता है तो उसका फेज जो है वो चेंज होता है। और जो माइनस चिन्ह होते हैं वो बेसिकली कुछ और नहीं बताते बल्कि फेज को बताते हैं। वो फेज को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि फेज होता है। अगर वो कहता है देखो कंप्यूटेशन की दुनिया में आप सावधान क्यों रहें, उसे भी मैं बताता हूं कैसे सावधान रहें। x प्लस एल बाई टू और x माइनस एल बाई टू का भी मतलब होगा, दोनों का मतलब एक नहीं होगा। अगर हम x प्लस एल बाई टू और x माइनस एल बाई टू का अंतर करते हैं तो वो l आ रहा है पूरा बॉक्स का। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि आपने जो रेफरेंस पॉइंट है उसको जैसे ही चेंज किया तो रेफरेंस पॉइंट में जो वैल्यूज हैं उनमें क्या होता है कि जहां आपका रेफरेंस पॉइंट है उससे लेफ्ट की जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में होती है और राइट में जाते हैं वो प्लस में चलती हैं। यहां जब आपने इसको चेंज किया है, यहां पे चेंज कर दिया, इसको इधर ले आए हैं तो यहां पे ये सब वैल्यू माइनस में चलेंगी और इधर की प्लस रहेंगी। लेकिन प्लस में जो वैल्यू जितनी जानी थी अब उतनी नहीं जा रही है। पहले एल तक जा रही थी, अब l/2 तक जा रही है। तो अगर आप x प्लस l/2 लेते हैं उसका मतलब क्या है, और जब आप x माइनस l/2 लेते हैं उसका क्या मतलब है? अगर हम इन दोनों का अंतर करके देखते हैं तो l आ गया, लेंथ ऑफ द बॉक्स। मैंने हिंट भी कर दिया अगर आप पकड़ पाए तो। कोई बताएगा क्लास में कोई पकड़ पाया इस पॉइंट को? तो x प्लस l/2 और x माइनस l/2 कोऑर्डिनेट का अंतर क्या है, कैसे उसे विजुलाइज करें डायग्राम पे जाके? हाँ जी, कोई और बताए? कहां से? हमने जो शिफ्ट की है ये कह रही है कि जो हमारी लेफ्ट से अगर डिस्टेंस हमारी ये बनती है x प्लस l/2 लेफ्ट से, जो माइनस l/2 पे कोऑर्डिनेट है, जिसका x बराबर माइनस l/2 पे, तो राइट से कोऑर्डिनेट ये होगा। ऐसा होगा क्या? कोई बताए मुझे? कहां नहीं समझ पा रहे हो? मुझे लग रहा है कहीं कुछ है ऐसी चीज जो आपकी समझ आ नहीं रही।
मेरी समझ में मैं ये पूछ रहा हूं कि x प्लस एल बाई टू कोऑर्डिनेट अगर है तो उसका मतलब क्या है, और अगर x माइनस एल बाई टू कोऑर्डिनेट है तो उसका क्या मतलब है। मतलब हम डायग्राम पे कैसे शो करें। राइट हैंड की तरफ होगी ना उसकी। बेसिकली दोनों की शिफ्टिंग हुई है, दोनों ही लेफ्ट को शिफ्ट हुई हैं। हाँ जी बताओ। जो जीरो से सर माइनस एल बाई टू हो गई, और जो दूसरी एल थी वो जीरो से उसकी जो डिस्टेंस शिफ्ट हुई वो एल बाई टू हुई सर। तो अगर देखेंगे तो जीरो प्लस एल बाई टू तो हो जाएगी सर वो, और अगर देखेंगे तो जीरो एक्स वो एक्स माइनस एल बाई टू। देखो उसने बता दिया आंसर, आंसर तो आ चुका, तुम्हें पता नहीं चल रहा अब भी, बता दिया उसने। वो सर उन्होंने x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l पे ही उन्होंने वो पुट करके दे दिया ना। जब x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो इधर x प्लस l बाई 2 मिल जाएगी, और जब x इक्वल्स टू l लेंगे तो जैसे ही हम कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो डिस्टेंस भी उस हिसाब से चेंज होती है। कैसे चेंज होती हैं, बेसिकली तो फिजिक्स ये कहेगी कि आपको कोऑर्डिनेटों का परसेप्शन पता हो। कोऑर्डिनेटों का परसेप्शन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटों का परसेप्शन ये है कि जब हम x को x प्लस एल बाई टू ले रहे हैं उसका क्या मतलब है, x माइनस एल बाई टू ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। देखो x प्लस एल बाई टू का विजुलाइजेशन इजी है। मुझसे पूछोगे सर क्यों इजी है, क्योंकि जो आपने राइट की जो दीवार थी उसको तो वहीं रख रखा है समझाने के लिए यहाँ, लेकिन ये दीवार यहाँ है नहीं। अब जैसे आपने इसको सिर्फ यहाँ दिखा रखा है तो जो यहां से यहाँ डिस्टेंस x थी वो x प्लस एल बाई टू यहां से हो गई, लेकिन आप इसके कोऑर्डिनेट को भी इधर लेकर आए, ये भी अब कोऑर्डिनेट यहां नहीं रहेगा, वो यहां आ जाएगा। जब आपकी x की जो वैल्यू इधर चलेंगी, यहां से इधर की तरफ आप जाएंगे तो ये जो लिमिट है वो माइनस एल बाई टू इधर, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। लेकिन ये जो माइनस है इसका फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं है, इसका केवल ये है कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज हुआ है। समझ लें, इस बात को फिर से समझें, केवल और केवल यहां से जो आपने इस दीवार को बदला है तो माइनस ये बता रहा है कि ये दीवार नेगेटिव दिशा में गई है, लेकिन डिस्टेंस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये यहां से यहां तक एल बाई टू है ये डिस्टेंस। इसका माइनस प्लस का मतलब ये नहीं है लेंथ माइनस हो गई, लेंथ तो कैसी है, लेंथ तो एल बाई टू ही है, लेकिन यहां से शिफ्टिंग में नेगेटिव चला गया है, और इधर जो लेके चलेंगे वो एल तक नहीं जा सकते, अब एल बाई टू तक लेके गए। लेकिन अगर यहां पे लेंथ देखेंगे तो आप ऐसा ना करके देखें, बहुत सारे तो लेंथ के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि एल बाई टू और माइनस एल बाई टू का एवरेज लेके कह दें तो जीरो हो गई लेंथ, वो एल ही आएगा। बेसिकली क्या है कि लेंथ माइनस और प्लस यहाँ पे संदर्भ जो है, मैं जो इशारा कर रहा हूं उसको समझें, वो माइनस और प्लस जो इशारे हैं वो केवल और केवल किसके हैं, दो इशारे हैं यहाँ पे। एक इस चीज का है कि माइनस का मतलब है कि दीवार लेफ्ट में गई है जहां पे थी पहले, और प्लस एल बाई टू का मतलब है कि दीवार एल तक ना जाके अब एल बाई टू तक शिफ्ट की है, दीवार खिसक गई, लेकिन कोऑर्डिनेटों में लेंथ नहीं बदली। अब इसका बेटरमेंट जो आपको समझना है, क्योंकि इस पर मैं काफी लंबा समय दे चुका हूं हिंट तो मैंने दे दिया है आपको, इसके आप कर्व ट्रेसिंग करें, और जैसे ही आप कर्व ट्रेसिंग लेंगे तो कर्व ट्रेसिंग पर मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये x माइनस एल बाई टू का मतलब यहाँ क्या आ रहा है और x प्लस एल बाई टू का क्या आ रहा है। तो होमवर्क में आपको क्या करके लाना है, होमवर्क में इसमें दो तीन काम आपको करने हैं। एक तो ट्रेसिंग खींचनी है सबकी, और ट्रेसिंग दोनों की पार्टिकुलर ने बॉक्स की और उसकी जो ट्रेसिंग है खींच के उनका एनालिसिस करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस। यहाँ पे जैसे हमारी शिफ्टिंग होती है तो वेव फंक्शन के पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, या पड़ता है या नहीं पड़ता, ये सब बातें बतानी है और उनका पूरा एनालिसिस आपको सब जानना है। और उसमें यह भी बताना है होमवर्क में ही कि x प्लस एल बाई टू और x माइनस एल बाई टू पर कर्व की नेचर कैसे बदलती है, क्या कर्व उसी फॉर्म में आते हैं। तो ये काम मैं होमवर्क में छोड़े देता हूं आपको, और इस टॉपिक को यहीं रोकता हूं। वेव फंक्शन का जैसे ही आप लेकर चलेंगे तो मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस और बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस, लेकिन ट्रिक में ऐसी चीजें जरूर लगाना शुरू करें, कोसाइन कैसे सॉल्यूशन लें, साइन कैसे लें। तो ये लेक्चर था मेरा इसके ऊपर, और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास करता हूं कि ऐसे जैसे हमें ट्रिक पता चलते हैं ये हमें अप्लाई करने भी आने चाहिए। वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन नहीं बदलेगा, वेव फंक्शंस को जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो वेव फंक्शन की जो नॉर्मलाइजेशन लिमिट है वो कोऑर्डिनेट के चेंज करने से नहीं बदलती। आप इसको भी सिद्ध करके लाएं होमवर्क में कि वह
you shift the coordinates, normalization constant does not change. Normalization constant किसका फंक्शन नहीं है? कोऑर्डिनेट का नहीं है। वेव फंक्शन है, लेकिन वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन लेंथ पर निर्भर करेगा, ना कि कोऑर्डिनेट्स पर नहीं निर्भर करेगा। ये भी शो करें। तो 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें होमवर्क में दे दिए। कर्व ट्रेसिंग, कंपैरेटिव स्टडी, x प्लस L/2 x माइनस L/2 का मतलब वेव फंक्शनों पर क्या असर पड़ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है, इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने दीवारों को किधर शिफ्ट किया, बल्कि लेंथ पे निर्भर करेगा। ये आपको होमवर्क में काम करना है। तो आगे मैं इस टॉपिक को यहीं पे विराम देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ आपको, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो वीडियो है उसके लिए तैयार रहें। अभी मैं इसी सीक्वेंस में आगे वीडियो दे रहा हूँ। तो इसमें होमवर्क में मैंने काफ़ी काम दिया है, इसे पूरा कर लें। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।